अपने मन से लेक्चर 10। आज है लेक्चर 3। ठीक है स्टार्ट कर दिया ना। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे पंकज पिटाई लगेगी, गुड नाइट करेगा यहाँ पे बड़ा आया, सुबह सुबह गुड नाइट कर रहा है यहाँ पे। गुड 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 आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आपके आपको क्या आपके नहीं, क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे ऑसम जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बारी पहले मुझे बता दीजिए। आज होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 3 गाइज। मैं बहुत ही बेटा बढ़िया हूं, आप बताइए। मैं तो हूं ही द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप बताइए कि व्हाट अबाउट द रेस्ट। चलिए बेटा, वेरी वेरी देखो ना, बस करो। किसी ने तुमसे पूछा है तुम्हारे कितने नंबर आए हैं? अभी नीट में पूछूंगी कितने नंबर आए हैं, फिर बताना मुझे। मेरी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज तो ठीक है यार। मेरी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज तो परफेक्ट है। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी गाना सुना के बताना पड़ता है। ये आवाज बिल्कुल ठीक है। अरे ऑल इज वेल बेटा, ऑल इज वेल। अब हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं। एक बारी बता दीजिए हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, क्योंकि अब बेटा हम शुरू करेंगे सबसे पहले समाप्ति एक्सप्रेस और उसके बाद बेटा हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक विच इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पार्ट 2। ठीक है ना गाइज? अभी मेरा बर्थडे हैप्पी नहीं है, अभी मेरा बर्थडे हैप्पी बाद में आएगा गाइज, ठीक है ना? चलिए गाइज, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसी बात पे इसे ज्वाइन कर लीजिए गाइज। और हम शुरू करेंगे सबसे पहले हैशटैग। देखो मजाक की बात दूसरी है, लेकिन एक बात बताओ, पढ़ाई सही चल रही है तुम लोगों की? नहीं चल रही है? अब ये मत लिखना अरे मैम नहीं चल रही है हर दूसरे हफ्ते, नहीं तो मुझे ये सुनना पड़ता है। सही से रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ। दिसंबर आज कितना है बेटा? आज 16 दिसंबर है। आज 16 दिसंबर है भाई। कब आता है बर्थडे? इतना भी नहीं जानती तुम? हाँ, इतने बड़े हो गए हो। देखना, एक बात बताओ पहले, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? सही करो भाई। 16 दिसंबर, सो डिसम्बर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड। हमेशा पहले महीना स्टार्ट होता है, फिर मिड होता है, फिर एंड होता है, एंड दैट कंटिन्यूज बेटा। एंड फिर नीट का टाइम भी आ जाएगा, मई वाला टाइम, ठीक है? तो पढ़ाई सही से करिए बेटा। और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बारी रिवीजन कराती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब बिल्कुल सिंसियरली बेटा, बहुत अच्छी तरीके से आप मेरे साथ में सबसे पहले रिवाइज करेंगे। हमने लास्ट क्लास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट किए थे, आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को बेटा फिनिश कर देंगे। लाइक आई टोल्ड यू ऑल्सो कि ये वाले टॉपिक से नीट में अच्छे सवाल आते हैं, और मैंने आपको कोशिश की है इसी तरीके से पढ़ाऊं, और अभी भी आगे वाले टॉपिक्स हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप चीजों को ढंग से बेटा कंसेप्चुअली समझो और तुम्हें चीजें याद रहे, ताकि आपके इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत ना हो, ठीक है ना? आज 17 दिसंबर है, चलो भैया 17 दिसंबर कर लेते, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तुम्हारा 17 तो देख रही थी, बट मुझे यहाँ पे लगा मैंने 17 ही लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं उसको इग्नोर कर रही थी। चलिए शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। हमने लास्ट क्लास में बेटा एक बारी, मुझे प्लीज अटेंशन चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना? एक बारी देखिए तो हमने बेटा क्या कहा कि क्या कहा था? हमने कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा ऐसे मेथड्स, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल करने पर प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसीज से बचा जा सकता है, ठीक है ना? इट प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इट प्रिवेंट्स अनवांटेड कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब होता है टू कंसीव, ठीक है ना? उस चीज को रोकती है ये।
तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, वो नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर और उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। फिर जब भी कपल को कंसीव करना हो तो अच्छा होगा अगर उसकी रिवर्सिबिलिटी होगी, ताकि वो जब भी कंसीव करना चाहे वो कंसीव कर पाए, और जब वो यूज कर रहा है वो कॉन्ट्रासेप्टिव तो वो इफेक्टिव हो अगेंस्ट बेटा प्रेगनेंसी, और लेस साइड इफेक्ट्स हो तो अच्छी बात होगी। ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की प्रॉपर्टीज हमने बोली थी। कुछ होते हैं टेम्पररी मेथड्स बेटा और कुछ होते हैं परमानेंट मेथड्स बेटा। मिशन 100 एक बच्चा पूछ रहा है क्या है बेटा, पहले मिशन 365 तो तुम करते हो नहीं, डे 1 से 365 का मिशन लेके मैं चल रही हूं तुम्हारे साथ में, उस पे फोकस तुम्हारा नहीं रहेगा, ठीक है? चुपचाप से सुनो बेटा, यहाँ पे 365 दिन भूल जाते हो, मिशन 5 निकलेगा एक दिन, फिर कहोगे मिशन 5 क्या होता है मैम। चुपचाप से पढ़ो यहाँ पे पहले। एक होते हैं टेम्पररी मेथड्स, एक होते हैं बेटा परमानेंट मेथड्स। टेम्पररी मेथड्स जो होते हैं बेटा उनकी रिवर्सिबिलिटी अच्छी होती है, और एक होते हैं बेटा परमानेंट मेथड्स जो यूजुअली कपल तब अपनाते हैं जब उनको आप परमानेंटली, मतलब अब क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो परमानेंट मेथड्स को अपनाते हैं जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं, जिसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आती है, ठीक है? टेम्पररी मेथड्स में कुछ नेचुरल मेथड्स होते हैं। नेचुरल मेथड्स आर बेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक होता है सेफ पीरियड, जिसे पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी कहते हैं, रिदम मेथड भी कहते हैं, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। एक होता है बेटा जिसे हम कहते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया, एक हम कहते हैं बेटा जिसे कहते हैं कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है? मैं पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करा रही हूं बेटा, आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना। तो ये नेचुरल मेथड्स हो गए। फिर आ गए बेटा आपके केमिकल मेथड्स, आपके बैरियर मेथड्स, आपके आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स, ये सारे आपके टेम्पररी मेथड्स में आते हैं। सबसे पहले हमने बेटा नेचुरल मेथड्स पढ़ा था, जो दे आर द मेथड्स दैट प्रिवेंट्स द चांसेस ऑफ ओवा एंड स्पर्म मीटिंग, वो उनकी मीटिंग के चांसेस को प्रिवेंट कर रहा होता है। जैसे हमने बेटा सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल मेथड्स में सेफ पीरियड, जिसे हम कैलेंडर मेथड, जिसे हम रिदम मेथड, जिसे हम पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं। हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे, जिससे क्वेश्चंस भी बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आता है कि भाई महीनों के उन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए जिन दिनों में ओव्यूलेशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैंने आपको 26 दिन, 28 दिन और 30 दिन के साइकिल के हिसाब से उसके कंसेप्ट को समझाया था कि हम क्यों कहते हैं कि डे 10 से लेके डे 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो हाईली फर्टाइल पीरियड होता है बेटा, क्योंकि 10 से लेके 17वें दिन में हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि ओव्यूलेशन हो सकता है, यानी कि वो बहुत फर्टाइल पीरियड है। यानी उन दिनों पे अगर स्पर्म आ गया, यानी कि इंसेमिनेशन हो गया, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो हाईएस्ट चांसेस हो गए प्रेगनेंसी के। सो कपल्स शुड रिफ्रेन or avoid coitus from day 10 to day 17 of the menstrual cycle. That was beta the safe period. फिर दूसरा हमने बोला that was withdrawal method, जिसे हम कहते हैं बेटा कि the male partner should withdraw the penis just before ejaculation. अगर ejaculation नहीं होगा तो फिर बेटा इंसेमिनेशन नहीं हुआ, सीमन अवेलेबल नहीं हुआ, तो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। इसे हम कहते हैं विथड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। हाईएस्ट फेलियर रेट होते हैं बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इज क्वाइट लेस। फिर हमने बोला एक और मेथड होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल मतलब लैक्टेटिंग मदर, एमिनोरिया, ए का मतलब होता है एब्सेंस, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आम भाषा में, आसान भाषा में समझो तो हम कहते हैं effective up to beta maximum 6 months, and we say that during the intense lactating phase, breastfeeding वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे मैम क्योंकि कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती तो कोई ओव्यूलेशन नहीं होता तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं होंगे। मैंने रीजन आपको एक्सप्लेन किया था, लैक्टेटिंग मदर में प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा है। प्रोलैक्टिन जो होता है नेगेटिव फीडबैक दे रहा है जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच को। जब यही नहीं होंगे तो फॉलिकल्स नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। फिर हमने बोला कि यार मैम नेचुरल मेथड्स छोड़ के अगर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए जो एज अ बैरियर काम कर रहा है तो उसे कहते हैं बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसमें हमने कॉन्डोम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डायफ्राम, सर्वाइकल कैवॉल्व्स के बारे में पढ़ा। बहुत आसान है। हमने बोला कॉन्डोम्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बेटा, राइट? अच्छा, फीमेल कॉन्डोम्स को फेमशील भी बोला जाता है। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शायद हमने ये नाम नहीं लिखा है, एक बारी अगर नहीं लिखा है तो बेटा फीमेल कॉन्डोम्स
इन्हें हम फेम शील्ड्स भी कहते हैं, फेम शील्ड लिख सकते हो। तो अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल बच्चों, ठीक है, made up of thin rubber or latex, and in case of male it is used to cover the penis, and in case of female वजाइना से लेके सर्विक्स बेटा पूरा कवर्ड होता है, नॉन रीयूजेबल होते हैं। एंड निरोध इज अ ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल्स। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हमने निरोध का नाम लिखा है कि इनकेस पूछा जाए ये क्या है, सो इट्स अ ब्रांड ऑफ कॉन्डोम्स फॉर मेल्स, ठीक है ना। So used by males to cover penis, used by females to cover vagina up to cervix. Fem shield या फीमेल कॉन्डोम्स बोलते हैं। दो रिंग्स होते हैं, इनर रिंग जो होती है वो क्लोज होती है, आउटर रिंग जो होती है वो ओपन होती है। दोनों का पर्पस एक ही है कि सीमेन को बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं करने देना है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा कॉन्डोम्स की कि ये ना ही केवल अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं, बल्कि ये बेटा बहुत खतरनाक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम सर्वाइकल कैप वॉल्स या डायफ्राम्स की बात करते हैं, विच आर ऑल्सो मेड अप ऑफ बेटा ये सिमिलर सब्सटेंसेस लाइक कॉन्डोम्स, जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम कॉन्डोम्स को कंपेयर करते हैं डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट से, दीज आर ओनली अवेलेबल फॉर फीमेल एंड दे आर यूज्ड टू कवर सर्विक्स। अगर आप फीमेल कॉन्डोम्स को देखोगे तो दे कवर वेजाइना अप टू सर्विक्स, ये कवर करता है केवल सर्विक्स को, ओनली यूज्ड बाय फीमेल्स। वेजाइना इज स्टिल एक्सपोज्ड, इट कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिट, इट कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट इट कैन नॉट प्रिवेंट एसटीडी, क्योंकि वेजाइना स्टिल एक्सपोज, तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस हैं, वहां पे दोनों चीजें बेटा प्रिवेंट हो सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडी ऑल्सो। ये ओनली यूज बाय फीमेल्स, ये यूज बाय मेल एंड फीमेल बोथ। दैट इज नॉन रीयूजेबल, दिस इज बेटा रीयूजेबल। ये हमने दोनों के बीच में बेटा डिफरेंसेस पढ़े थे। एंड ये यूजर्स को कॉन्डोम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ये यूजर्स को प्रिवेसी देता है बिकॉज दे कैन बी सेल्फ यूज्ड। जो हमने अगला टॉपिक पढ़ा, अगला तो नहीं, अगले से अगला टॉपिक, क्योंकि हमने इसके बाद केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कुछ क्रीम्स होती है, जेलीज होती है, फोम्स होते हैं, जिनमें कुछ स्पर्मीसाइडल सब्सटेंसेस है, बोरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ऐसे कुछ स्पर्मीसाइडल बेटा सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पर्म को किल कर सकते हैं। और इन केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को जब हम बैरियर मेथड के साथ में यूज करते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है अगेंस्ट प्रेगनेंसी। हमने जब आईयूडीज के बारे में पढ़ा, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूडी बोल दो या आईयूसीडीज बोल दो, ये these are inserted, not self inserted, they are to be used only by, मतलब they are inserted into the female uterus, they are placed into the female uterus only by expert doctors and nurses, self inserted नहीं होते हैं, ठीक है ना। इंट्रायूटेराइन डिवाइस है तो यूट्रस के अंदर प्लेस किए जाते हैं, एंड अ वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, पॉपुलर मेथड है, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अगर बच्चों के बीच में गैपिंग करनी है 2-3 साल की, तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। दोज हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी या बच्चों के बीच में बेटा गैप करना है, तो आईयूडीज बहुत अच्छा एक मेथड है। 2-3 साल का अगर गैप करना है तो इट्स अ वेरी गुड मेथड। आईयूडीज वैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनर्ट आईयूडी होते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होते हैं, हार्मोनल आईयूडी होते हैं। हमने वैसे लास्ट क्लास में आई थिंक एक फ्लोचार्ट बनाया था, इनर्ट आईयूडी के बारे में लिख लिया था कि वो फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है जब भी उसे फीमेल यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है, और एक उसका एग्जाम्पल देख लिया था लिपेज लूप। इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारा रिवाइज करा दिया है। कैन आई गेट स्टार्टेड विद बेटा नेक्स्ट टॉपिक? क्या मैं चैट्स ऑफ कर दूं? क्योंकि चैट्स ऑफ करूंगी तभी तो तुम्हारी बेटा बकवास को रोक पाऊंगी ना। कुछ लोग तो लगे रहेंगे नहीं तो कमेंट सेक्शन में, चाहे मैं जितना भी इग्नोर करने की कोशिश करूं, बट ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग बेटा, बिकॉज वही तो करना है तुम्हें, बिकॉज सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन वी गिव सेक्स एजुकेशन, सो दिस इज हाउ सो मेनी ऑफ यू बिहेव, बट कुडोज, वेरी नाइस। तो अब हम बेटा उसको कंटिन्यू करेंगे और हम शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको इन जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे, हम इम्प्लांट्स पढ़ेंगे, इंजेक्टेबल्स पढ़ेंगे, आईयूडीज के काम करने का तरीका पढ़ेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, बहुत बेहतरीन इन जनरल ऐसे टॉपिक्स बेटा जो हमें मालूम होने चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं करती हूँ बेटा चैट्स ऑफ, मुझे आप केवल बेटा थोड़ा सा ना 1 मिनट का टाइम दो, एसी सर पे बहुत तेज बोल रहा है। भाई इसका टेम्परेचर 18 किसने किया है? क्या आप लोग ध्यान नहीं देते हो?
18 वॉज द टेम्परेचर बेटा, 18 इन दिस वेदर। सर दर्द कर जाता है इतने छोटे स्टूडियो में। जो 18 करता है ना, मेरा मन करता है उसको 18 पे यहाँ पे खड़ा करके ना एसी के नीचे कहेंगे भैया 1 घंटे 45 मिनट इसी एसी के नीचे 18 पे खड़े रहिए, बिल्कुल सरदर्द करने लगता है। हाउ डू आई टेल देम कि कैसे, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना डिफिकल्ट। यहाँ ठंडा हो रहा होता है माहौल, चैट्स में तुम माहौल गर्म कर रहे होते हो। मेरा एक बार सोच के देखो बेटा स्थिति क्या हो रही होती है, समझ रहे हो। अगेन आई वॉन्ट बेटा, अब इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। एवरीबडी बेटा फुल अटेंशन। मैंने क्या बोला है, क्लास में इतने ध्यान से पढ़ना है हमें बेटा साथ में कि मैक्सिमम कंटेंट हमें क्लास में लर्न होता हुआ चले बेटा। इससे मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इन टॉपिक से जो भी मैं आगे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा अबाउट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। जो भी आपने जैसे भी नंबरिंग की है अब वहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पढ़ेंगे बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में बेटा, ठीक है ना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में। अब जो बेटा खुद नाम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा नाम है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तो ये ऐसे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं सपोलो, जिन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को जब बेटा प्लेस किया जाता है तो ये कॉपर रिलीज करती हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, कॉपर रिलीज करती हैं इन सर्टेन अमाउंट्स। एनसीईआरटी में अमाउंट तो नहीं लिखा हुआ है। एंड ये कॉपर आयंस बेटा एग्जैक्टली किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकते हैं ये आपके जरूर एनसीईआरटी में दिया, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी 2 तरीके से बेटा काम करती है। पहली बात तो हम इसमें ऐसे करके लिखेंगे, इट रिलीजेस copper ions when placed into the uterus, when placed into the uterus and works by, ऐसे लिखना, works by, इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं ऐसे। ये क्या करती है बेटा, नंबर 1 करती है, इट रिड्यूसेस स्पर्म्स मोटिलिटी, मूवमेंट को बेटा सप्रेस करती है। इट सप्रेसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, इट सप्रेसेस स्पर्म्स मोटिलिटी। बेटा स्पर्म की मोटिलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है ना। क्यों, क्योंकि अगर वो मोटिलिटी नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, भागेगा नहीं, तो oocyte के पास कैसे पहुंचेगा, है ना। और नेचुरली भी व्हेन सीमन इज रिलीज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ना नेचुरली भी फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। तो जब भी स्पर्म बेटा पहुंच रहा होता है oocyte के पास, तो वैसे भी वो स्ट्रगल कर रहा होता है, स्ट्रगल करते 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 oocyte के पास पहुंच पाता है। याद है ना 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए थे, बट 200 से 300 ही उसके पास पहुंच पाते हैं और फर्टिलाइज तो केवल एक ही कर पाता है। तो नेचुरली भी वैसे भी फैगोसाइटोसिस होती है। अगर वो बेटा तेजी से नहीं भागेगा तो और ज्यादा उसकी फैगोसाइटोसिस होगी। तो अगर हम स्पर्म्स की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे ना, उसकी मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, तो और ज्यादा फैगोसाइटोसिस होगी। दैट्स हाउ बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज वर्क। तो कॉपर आयन स्पर्म की मूवमेंट को रिड्यूस करते हैं, मूवमेंट कम हो जाएगी, मोटिलिटी आई मीन मूवमेंट अगर स्पीड कम हो जाएगी तो और इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस होगी। सो व्हेन इट सप्रेसेस बेटा स्पर्म्स मोटिलिटी मींस इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, increase phagocytosis of sperm। और इसके फैगोसाइटोसिस का मतलब तो मालूम ही है ना, एनगल्फ कर लेगा। एंड फैगोसाइटोसिस मतलब जो भी फैगोसाइटिक सेल होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉयज दैट, जिनको भी उन्होंने एनगल्फ किया, ठीक है ना। तो ये फैगोसाइटोसिस को बेसिकली इंक्रीज करता है। लेकिन कैसे इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस को, क्योंकि वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को रिड्यूस कर दे रहा है। दूसरा दिया हुआ एनसीईआरटी में कॉपर आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये डायरेक्टली याद रखना है, इट रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो केपेबल हो कि वो आगे जाके बेटा oocyte को फर्टिलाइज कर पाए, है ना। हम तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी चेंजेस करते हैं कि उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम
एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में तो केवल ये दिया हुआ है कि रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ दी स्पर्म, बट एक्चुअल में क्या करता है ना, स्पर्म के ऊपर कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, उनको अल्टर कर देता है, उनको बदल देता है, उनको चेंज कर देता है, और उनको चेंज कर देता है तो बेसिकली इट इज इन अ वे इज रिड्यूसिंग द फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जांपल देंगे। मल्टीलोड 375 कैसे काम करता है, तो मल्टीलोड 375 इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईओडी। तो कैसे काम करता है, रिड्यूसेस द स्पर्म्स मोटिलिटी, इंक्रीजेस फागोसाइटोसिस, एंड नंबर टू इट डज इज reduces the fertilizing ability of the sperm by altering certain proteins on its प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा किसी को भी कोई समस्या, बस इतना ही लिखना है, लिखना और कुछ नहीं है। लिखना और कुछ नहीं है, बस इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल में देखो CU7, CUT, ये इसके नाम से समझ में आ जाता है ये कॉपर रिलीजिंग है। ये है जो नाम बेटा आपको एडिशनली मतलब थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं, और मल्टी लोड 375 याद रखना है कि ये एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। बाकी CUT, CU7 आपको समझ में आ जाएगा। डन 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 कर लो। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। यहां तक पहले डन कर लीजिए और एक थम्स अप दे देना बेटा जैसे ही आप लोगों का हो जाए। ओके, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अब इसके भी नाम से वैसे समझ में आ रहा है, हार्मोन रिलीजिंग का मतलब होता है जो हार्मोन रिलीज कर रहा है भाई, है ना। अब ये काम कैसे करता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको बताऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों मैं इससे ज्यादा कह रही हूं, ठीक है ना। सारे बच्चों का डन डन आडन डन, यही 2 पॉइंट्स बेटा, डायरेक्ट यही 2 पॉइंट, ठीक है ना। सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी का मतलब ये सप्रेसेस या रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी, एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड कैटेगरी है बेटा, दैट इज हार्मोनल आईयूडी गाइज। हार्मोनल आईयूडीज मतलब कुछ हार्मोन रिलीज कर रही होगी भाई। ये हार्मोनल आईयूडी का मतलब है कुछ तो हार्मोन रिलीज कर रही होगी, ठीक है। अब हार्मोनल आईयूडी जब बेटा यूट्रस के अंदर प्लेस की जाती है, ऑफ कोर्स ये हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन्स लाइक बेटा प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजन बोल लो, इट इज द सेम थिंग। प्रोजेस्टोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसा ही काम करती है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो इंपैक्ट होता है वो प्रोजेस्टेरॉन जैसा ही होता है। तो या तो प्रोजेस्टेरॉन बोल दो या तो प्रोजेस्टोजन बोल दो, सेम बात है फिलहाल के लिए समझने के लिए, ठीक है ना। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जब प्लेस की जाती है यूट्रस के अंदर, दे रिलीज हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टोजन। अब दिमाग में आता है कि मैम यार प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम कर रहा है। तो इसके काम करने का तरीका समझते हैं। वैसे एनसीईआरटी ने इसके काम करने के तरीके में ना 2 बेटा काम करने के तरीके दिए हुए हैं, हम टोटल 4 पढ़ेंगे, लेकिन ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, याद रखना काफी आसान चीज है बेटा, आपको चारों पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बट आपको मैं बता भी दूंगी ये 2 मेन पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, क्योंकि जब भी पेपर आता है ना बेटा तो एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। समझना ये कि मैम हार्मोनल आईयूडी रिलीजेस हार्मोन्स, रिलीजेस hormone upon placing into the uterus, placing into the uterus like, और आगे कहीं पे भी प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन के जैसा काम करने वाला हार्मोन, ये दोनों बेटा सेम ही हम लिखेंगे। जहां पे भी प्रोजेस्टेरॉन आएगा या तो प्रोजेस्टेरॉन लिखना या तो प्रोजेस्टोजन, सेम चीज नहीं है बट सिमिलर काम करती है, ठीक है ना। और कैसा काम कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन जैसे, प्रोजेस्टोजन, इट इज द सेम थिंग। अब मैम ये एग्जैक्टली कैसे काम कर रही है, हाउ इज इट प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे, आधे पेज का स्पेस होगा तो भी हो जाएगा बेटा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक बहुत छोटा सा डायग्राम बनाएंगे।
हाफ पेज का स्पेस है, थोड़ी सी चौड़ी नोटबुक है, तो बेटा काम चल जाएगा, ठीक है ना, काम चल जाएगा। इस साइड में बना देती हूं फैलोपियन ट्यूब, इस साइड में बना देते हैं ओवरी, इधर पे बना देते हैं एंडोमेट्रियम एंड सर्विक्स। बनाना है क्या? बिल्कुल बेटा बनाना है, ठीक है ना। अब देखो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो हाउ इट वर्क्स गाइस, नंबर 1 देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले डायग्राम से बता देती हूँ। ये ओवरी पे भी एक्ट कर सकता है, देखो सिक्वेंशियली सारे पार्ट्स को याद रखो, तो ये लर्न करने में भी तुम्हारे लिए आसानी होगी। ये ओवरी पे भी बेटा एक्ट कर सकता है, ये फैलोपियन ट्यूब पे भी एक्ट कर सकता है, ये यूट्रस पे भी एक्ट कर सकता है, और ये सर्विक्स पे भी एक्ट कर सकता है। क्या ये पार्ट्स मैंने सिक्वेंशियली तुम्हें बताए? हाँ बिल्कुल, देखो ये सिक्वेंशियली देखो ना, ये ओवरी सबसे पहला, ओवरी पे भी काम कर सकता है। ओवरी के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है? फैलोपियन ट्यूब, इस पर भी काम कर सकता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। फैलोपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? यूटरस, यूटरस से कनेक्ट हो रहा है ना, यूटरस पे भी काम करके प्रेगनेंसी को रोक सकता है। और यूटरस का लास्ट पार्ट क्या होता है बेटा? लास्ट नैरो पार्ट ऑफ द यूटरस, सर्विक्स, सर्विक्स पे भी काम कर सकता है। सिक्वेंशियली समझ में आ जाएगा कि चारों पार्ट्स पे एक्ट कर रहा है, सिक्वेंशियली तुम्हें याद हो जाएगा। मैम ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली? जब ये ओवरी पे काम कर रहा है तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है। When it acts on ovary, it prevents ovulation. I'm explaining you how. जब ये फैलोपियन ट्यूब पे काम कर रहा है तो फैलोपियन ट्यूब की सीलियरी मूवमेंट को रोक देता है। जब ये यूट्रस पे काम कर रहा है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को अनस्यूटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन। और जब ये सर्विक्स पे काम करता है तो सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कराता है। गाइज एक बात मुझे बताओ, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कब होती है? कब होनी चाहिए सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग? जब एक्चुअल में प्रेगनेंसी हो गई है, तब सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो थिक हो जाता है, और इनफैक्ट वो एक म्यूकस का प्लग भी बन जाता है जो सर्वाइकल कैनाल को ब्लॉक कर देता है जब तक कि डिलीवरी ना हो। अगर सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मल कंडीशन में थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो स्पर्म उसके थ्रू बेटा आगे मूव नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर रहा है, हाँ या ना? तो सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करा रहा है। बाकी चीजों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, खास करके प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन कैसे एंड प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन कैसे, बट ये 4 तरीके से काम कर रहा है। एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं? एनसीईआरटी में इसके लिए पॉइंट्स दे रखे हैं कि इट प्रिवेंट्स बेटा इम्प्लांटेशन, एंड आई थिंक एनसीईआरटी में या तो सर्वाइकल म्यूकस का पॉइंट दिया होगा या ओव्यूलेशन वाला पॉइंट दिया होगा। तो एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स को हम स्टार मार्क करेंगे, लेकिन ये चारों तरीके से काम करता है, ठीक है। पहले मैं चारों पॉइंट्स लिखवा देती हूँ आपको, हाउ इट वर्क्स। तो मैं ना 1 2 करके ऐसे लिख रही हूँ। नंबर 1, अरे यार, तो नंबर 1 बेटा ये क्या कर रहा है? नंबर 1 एक्ट्स ऑन ओवरी, prevents ovulation। Sequentially नंबर 2 पार्ट क्या आया? फैलोपियन ट्यूब acts on fallopian tube reduces ciliary movement। Very important point, acts on uterine endometrium prevents implantation बेटा, prevents implantation। ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी का है, आई थिंक सर्वाइकल म्यूकस वाला पॉइंट एनसीईआरटी का है। नंबर 4 में यहां पे लिख दे रही हूं, थिकेंस सर्वाइकल म्यूकस। और अगर मैम सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा तो एक तरीके से स्पर्म की एंट्री को आप रिटार्ड कर रहे हो, वो उस थिक सर्वाइकल म्यूकस से आगे नहीं बढ़ पाएगा। रिटार्ड मतलब स्लो डाउन, रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। पहले आप ये लिखो, अब मैं आपको 1 2 कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड बताती हूँ, बहुत बेहतरीन गाइज।
एक सेकंड बस, हाँ सर्वाइव, ये लिखा है ना, मेक्स सर्विक्स होस्टाइल टू दी स्पर्म, एनसीईआरटी की वर्ड में लिखा हुआ है, इसलिए मैं एनसीईआरटी की लाइन देख रही थी। इट मेक्स सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म। होस्टाइल का मतलब होता है अनफेवरेबल। ये स्पर्म्स के लिए जो सर्विक्स है, सर्विक्स को होस्टाइल बना रहा है। होस्टाइल मतलब अनफेवरेबल बना रहा है। कैसे अनफेवरेबल बना रहा है? ऐसे। तो एनसीईआरटी के पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एज पर एनसीईआरटी सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, और एनसीईआरटी का पॉइंट है ये। इस तरीके से ये काम कर रहा है। एनसीईआरटी के लाइन में बेसिकली इसने क्या किया, मेक्स सर्विक्स होस्टाइल, मेक्स सर्विक्स होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल फॉर स्पर्म। पहले आप लिखो, फिर मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ। और ऑफ कोर्स बेटा, नो मैटर आपने कितने पॉइंट्स याद कर लिए कि ये क्या करता है, अगर एग्जांपल्स याद नहीं रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो एग्जांपल्स याद होने चाहिए। पहले यहां तक बेटा डन 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 कर लीजिए। डन 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 कर लीजिए एवरीबॉडी। और देखो क्वेश्चन तो इतने से ही बेटा आपके कवर हो जाएंगे जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है ना। बट हम थोड़ा सा इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चंस के लिए जो हमने बोर्ड पे लिखा है उतने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो आप ये एग्जैक्टली कैसे करता है। मैम हमें तो लगता था प्रोजेस्टेरॉन, अगर किसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन है। अब ये प्रेगनेंसी हार्मोन अगर हम डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आईयूडी, प्लेस कर रहे हैं फीमेल की यूट्रस के अंदर, ये प्रेगनेंसी को कैसे रोक रहा है। सबसे पहली बात बेटा देखो, आपने प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग कोई डिवाइस बॉडी के अंदर डाली। हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक जगह पे पढ़ा था जहां पे भी बेटा प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, इफ यू रिमेंबर, अगर प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच को। डू यू रिमेंबर दिस? मैंने कहा था बहुत सारी जगह पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के, oogenesis के सबके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। जहां प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा, इट इज गोइंग टू गिव नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच। पिल्स में भी अभी आप यही देखोगे, पिल्स का भी मेन कंपोनेंट प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। हाँ, पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल्स भी आती हैं केवल, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वाली पिल्स भी आती हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट प्रोजेस्टेरॉन होता है। वहां पे भी आप देखोगे जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच को नेगेटिव फीडबैक मिल गया। अगर ये फॉलिकल्स को नेगेटिव फीडबैक मिल जाएगा बेटा, तो अगर फॉलिकल्स ही नहीं होगी तो ओव्यूलेशन कैसे होगा? इसीलिए ओव्यूलेशन नहीं होती है। फॉलिकल्स ही नहीं है, ईस्ट्रोजन कहां से आएगा? ईस्ट्रोजन नहीं है तो क्या एंडोमेट्रियम बन पाई? तो हमने बेटा एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर दिया। प्रिवेंट्स बेटा इम्प्लांटेशन, एनसीईआरटी ने लिखा होगा या तो अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जब फॉलिकल्स ही नहीं है, ईस्ट्रोजन ही नहीं है, एंडोमेट्रियम ही नहीं है, तो इम्प्लांटेशन कैसे होगी? ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट पिल्स में भी आप सिमिलर टाइप की चीजें पढ़ोगे जहां प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन कुछ सिमिलर टाइप की चीजें करता है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। आप साइड में बेटा इस चीज को, या आपके पास अगर साइड में जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। इसकी मैम जहां प्रोजेस्टेरॉन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, और आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, आपको ऑलरेडी आना चाहिए ये। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है मैम? नेगेटिव फीडबैक दे रहा है हमारे जीएनआरएच को, हमारे एफएसएच को, हमारे एलएच को, यानी कि नो फॉलिकल्स, यानी कि नो फॉलिकल्स, यानी कि बेटा नो ओव्यूलेशन एंड नो ईस्ट्रोजन। मतलब हम ये कह रहे हैं मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इंप्लांटेशन, क्योंकि नो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम थिक नहीं हुआ ना गाइस, तो इंप्लांटेशन कैसे होगी? एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर
इम्प्लांटेशन। डन डनाडन डन कर लो, बस दैट्स इट। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। पहले आईयूडीज की एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते, 2 एग्जाम्पल है बेटा, प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20, लेव्यूनॉर्गेस्ट्रल 20। ठीक है ना? तो बेटा एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको दिखेगा भी। ठीक है ना? पहले आप यहां तक डन कर लीजिए। LNG20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट, दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। डन 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 कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखवा दूं पहले, आप लोगों ने डन कर लिया है तो। एक प्रोजेस्टा सर्ट हो गया, प्रोजेस्टा सर्ट। एक हो गया बेटा LNG20, लेवोनॉर्गेस्ट्रल 20, LNG। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में CUT, CU7, मल्टीलोड 375, हार्मोनल आईयूडी में प्रोजेस्टा सर्ट, LNG20, एंड नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इनर्ट आईयूडी में लिपेज लूप। बात खत्म। कैसे कैसे काम किया, जब तक आप लिख रहे हो मैं बता देती हूँ। लिपेज लूप यानी इनर्ट आईयूडी ने फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज किया। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी ने बेटा 2 तरीके से काम किया, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर दिया, सप्रेस कर दिया। अगर उसकी मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो ज्यादा फैगोसाइटोसिस होगी, इट प्रमोट्स इंक्रीज्ड फैगोसाइटोसिस। और दूसरा, उसने उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पर्म के कुछ ऑल्टरेशन कर दी, जिससे कि आपने उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। बेसिकली मान लो कि उसके पास कुछ हथियार थे, है ना, आपने उसको हटा दिया, सपोज लाइक दैट। और हार्मोनल आईयूडी हार्मोन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन यानी कि प्रोजेस्टोजन, लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल 20, LNG20 एंड प्रोजेस्टा सर्ट, दीज आर द 2 एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर्विक्स को होस्टाइल बना दिया फॉर स्पर्म। कैसे बेटा? क्योंकि उसकी म्यूकस की थिकनिंग कर दी तो स्पर्म की एंट्री में रिटार्डेशन आ जाएगी। और दूसरा, एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल बनाया फॉर इम्प्लांटेशन। वैसे भी जब प्रोजेस्ट्रॉन है, फॉलिकल्स नहीं होंगी, क्योंकि बेटा FSH, LH, GnRH सब नेगेटिव फीडबैक है। ईस्ट्रोजन नहीं है, फॉलिकल्स नहीं है तो ईस्ट्रोजन नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं है तो थिकनिंग नहीं है बेटा, तो फिर इम्प्लांटेशन कैसे होगी? दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी की बहुत छोटा सा बेटा पैराग्राफ है, बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ, और आई थिंक बेटा हाँ मेरे पास है, मुझे लगा कि मैं एनसीईआरटी की रीडिंग शायद इस वाले पार्ट की नहीं लेके आई। ये डायग्राम बेटा किसका दिख रहा है? बेटा आपको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का दिख रहा है, दैट इज प्लेस्ड लाइक दिस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है ना, CUT आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, इसीलिए आप बेटा डायग्राम को जरूर 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 देख के जाएंगे। यहां हम पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड ऑफ द यूज of intrauterine devices. These devices are inserted by doctors, expert nurses in the uterus through vagina. Vagina से होते हुए यूट्रस में से प्लेस किया जाता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी यानी कि इनर्ट आईयूडी के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि लिपेज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जैसे CUT, CU7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोनल आईयूडी बेटा जैसे प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20। आईयूडीज क्या करती है? फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। सही है मैम, ये ओवरऑल आईयूडी के लिए लिखा हुआ है, इनर्ट आईयूडी भी एग्जैक्टली ऐसी काम कर रही है मैम। कॉपर आयंस जो रिलीज होते हैं बेटा, इट सप्रेसेस स्पर्म्स मोटिलिटी, वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। सही बात है, इन दोनों तरीके से काम किया। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बेटा क्या करती है? इन एडिशन मेक्स द यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अनसूटेबल कैसे बनाया? आपने देखा, एंडोमेट्रियम नहीं है, एंडोमेट्रियम नहीं होगी तो बेटा प्रोलिफरेशन नहीं होगी, प्रोलिफरेशन नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन कैसे होगी? तो अनसूटेबल बन गया। द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, होस्टाइल मतलब अनफेवरेबल। कैसे किया? सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग 3-4 बार रिपीट हो गया बेटा, अब तो आपको लर्न हो जाना चाहिए। आईयूडी इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी। ये मैंने बताया ना, जिसको प्रेगनेंसी डिले करना है, इट्स अ सूटेबल मेथड, लास्ट क्लास में हम लिख चुके थे। या फिर उनके लिए भी बेटा बहुत आइडियल है जिनको बच्चों के बीच में गैप करना है। ये नहीं कि बेटा एक बच्चा हुआ और अगले ही साल दूसरा बच्चा हो गया,
तो यानी कि गैपिंग करनी है तो ये मेथड बड़ा अच्छा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अगर एनसीईआरटी पढ़ी होती है तो बड़ी आसानी से हम स्टेटमेंट्स मार्क कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ओके गाइस, अब हम अगला पढ़ने वाले हैं जिनका भी नाम आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा, जिनको पॉपुलरली पिल्स के नाम से जाना जाता है। पिल्स यानी कि टैबलेट्स के फॉर्म में। और देखो यही एक अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बचा है जिसका वर्किंग हमें पढ़ना है, क्योंकि इसका अगला जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स, उसकी वर्किंग तुम्हें नहीं समझनी है, क्योंकि उसकी वर्किंग बेटा सेम होती है। जैसे आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वर्किंग थी ना, आईयूडीज की वर्किंग थी, वैसी इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल की वर्किंग होती है। तो उसकी वर्किंग अलग से समझनी नहीं है, हमें वर्किंग अब समझनी है केवल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं गाइस अगला कॉन्ट्रासेप्टिव, एवरीबॉडी बेटा अटेंशन के साथ में, और इसकी भी वर्किंग बहुत आसान है बेटा। हेड और इसकी वर्किंग, इसका डोजेज, सब कुछ पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में। ओके, तो ये नंबर कौन सा होगा? नेचुरल मेथड्स आपने किया, फिर आपने फिर क्या किया आपने? फिजिकल बैरियर्स, फिर आपने बेटा किया नंबर 3 केमिकल, फिर नंबर 4 आईयूडी, हो गया नंबर 5 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसका नाम खुद है बेटा ओरल, यानी कि दैट टेकन एज पिल्स, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इसके बारे में हम लिखेंगे पॉपुलरली नोन एज बेटा पिल्स। एंड कुछ पॉइंट्स हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, available in the form of tablets, ठीक है गाइज। कुछ चीजें हम यहाँ पे बना के समझेंगे, एनसीईआरटी में भले ही डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। एक तो ना तुम्हारी इमोजीज क्यों बंद हो जाते हैं, अगर मैं ये बंद करती हूँ, इमोजीज भी बंद हो गए हैं, देखना। थम्स अप थम्स डाउन का तो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए ना, मैं यहाँ से ऑन करा देती हूँ। दीपक, बच्चों के चैट्स ऑफ मैंने कर दिए, इमोजीज भी वो भी ऑफ हो जाता है, रिएक्शन ऑन रखा करो, एक बार ही देख लो, है ना। अब बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एक एक्स्ट्रा चीज और आई थी, जैसे मेन कंपोनेंट इसका अभी भी प्रोजेस्ट्रोजन था, यानी प्रोजेस्टेरॉन, बट कुछ पिल्स होती हैं जिन्हें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी कहा जाता है, मिनी पिल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जैसे कि मिनी पिल्स, और एक होती है बेटा जिनमें कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां एक नई चीज आ गई, जो नई चीज थी आपकी ईस्ट्रोजन। तो कुछ आपकी पिल्स ऐसी होती है जिन्हें कंबाइंड पिल्स बोलते हैं, जिनमें प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ में ईस्ट्रोजन भी होता है। तो हम देखो अगर किसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन है ना, तो उसका काम करने का तरीका वैसा ही है जैसे हमने अभी आईयूडीज के लिए पढ़ा, हार्मोनल आईयूडी के केस में। अब इस केस में मैं कह रही हूं कि कुछ ऐसी पिल्स भी हैं भाई जिनमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में है। तो हम जो पिल्स की एक्चुअल में एक वर्किंग पढ़ेंगे ना, वो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वाली की पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करती है। बट गाइस ये जो दोनों मैंने बताई ना, चाहे किसी में प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे किसी में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में हो, ये है क्या? ये स्टेरॉइडल पिल्स हैं, स्टेरॉइड्स, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दे आर स्टेरॉइड। अभी हमने नेचर ऑफ हार्मोन्स में भी तो पढ़ा ना, तो ये स्टेरॉइडल है। लेकिन कुछ नॉन स्टेरॉइडल पिल्स भी आती हैं, वेरी पॉपुलर, जिसके बारे में हमने क्लास वन मतलब लेक्चर 1 में पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में तुम क्या ही पढ़ रहे थे गाइस, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लेकिन हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था गाइस सहेली के बारे में। इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल पिल। तो हम दोनों के बारे में सीखेंगे। हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ना बेटा, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। भले एनसीईआरटी में शॉर्टकट में दिया, हम थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे कि भैया पिल्स हमारी कुछ स्टेरॉइडल पिल्स भी हो सकती हैं जिनमें ये वाले हार्मोन्स है बेटा, स्टेरॉइडल पिल्स, और कुछ होती हैं सपोलो जिन्हें मैं कह रही हूं नंबर 2 नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, ठीक है ना। अब इसको भी एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन तुम ऐसे लिख सकते हो, स्टेरॉइडल में भी एक कैटेगरी होती है जिनमें होती हैं बेटा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ओनली पिल्स।
जिसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन है, जैसे कि मिनी पिल्स आती हैं, और हमारे पास एक होती है बेटा जिनमें नंबर 2 कैटेगरी होती है जिसमें प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना सपोलो, इसीलिए इन्हें बोला जाता है बेटा कंबाइंड पिल्स। अगेन एनसीईआरटी में इतनी डिटेलिंग इस तरीके से तो नहीं दे रखी है, बट आप ऐसे ही पढ़ो तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि इनमें आती है बेटा माला डी, माला एल, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान लिख देती हूं। हम इसकी ही वर्किंग एक्चुअल में समझेंगे, जिनमें प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ये कैसे काम करती है। क्योंकि जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन है ना बेटा, तो प्रोजेस्ट्रॉन वैसे ही काम करेगी जिसमें, जैसे आईयूडी में केवल प्रोजेस्ट्रॉन था, तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम करने का तरीका तो वही होगा ना, अलग नहीं होगा। लेकिन जहां प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में आ जाती है, यहाँ ईस्ट्रोजन भी आया, ये कैसे ली जाती हैं, इनका डोजेज क्या होता है, ये आपकी बॉडी में काम कैसे करती है, हम इनकी वर्किंग को समझेंगे, ठीक है ना। और हम इसकी भी वर्किंग को समझेंगे। नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, इसमें एक ही एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, दैट इज सहेली, तो इसको भी अलग से पढ़ेंगे। सहेली को सेंट क्रोमान भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सेंट क्रोमान होता है, इनमें कोई हॉर्मोन्स नहीं होते, ठीक है ना। डन डनाडन डन कर लीजिए, पहले ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, हम यहां से इसकी वर्किंग को समझेंगे, ठीक है ना। दीपक ये हुआ नहीं क्या, रिपोर्ट करो इसको। हाँ हाँ, इसको नहीं तो रिपोर्ट करना, क्योंकि ये ना होता है, ये देख मैंने यहां से इमोजी को ऑन रखा है पर ये हो नहीं रहा है बेटा। अब तुम्हारा साइन ना बंद हो गया है, तो तुम इसे नोट करो, मैं अपने हिसाब से स्लाइड आगे कर दूंगी, ठीक है, आप इसे नोट करो बस। कोई यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं। पॉपुलरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को पिल्स बोल रहे हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं। अगेन वेरी कॉमनली यूज्ड बाय फीमेल्स बेटा, है ना। पिल्स दो प्रकार की हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स है, मतलब हॉर्मोन्स है कुछ, केवल प्रोजेस्टेरॉन वाली भी है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जैसे मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स भी होती है जिसमें प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। हम ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन वाली पिल्स कैसे काम करती है बॉडी के अंदर, इसकी वर्किंग को देखेंगे। और दूसरी है बेटा, फोन में लाइक और वो डिसलाइक है, इसमें क्यों नहीं दिखाता है, इसको रिपोर्ट करना दीपक, नहीं तो ये हमेशा ऐसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब बेटा हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ कंबाइंड पिल्स, वर्किंग एंड बेटा डोजेज दोनों लिख लेते हैं ना। एंड डोजेज कैसे ली जाती हैं, है ना, एक ही साथ समझ लेते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। मैं ना बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, मेरे लिए आसान होगा, साइड बाय साइड में तुम्हें पिल्स भी दिखा पाऊंगी और मैं इनकी वर्किंग को भी बेटा साइमल्टेनियसली समझा पाऊंगी। तो मैं 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देती हूँ। साइड में पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, राइट साइड में टैबलेट्स बना के उनकी डोजेज को भी समझेंगे, ठीक है ना। इट नीड्स टू बी टेकन फॉर 21 days कंटिन्यूअसली। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो बेटा, कंटिन्यूअसली, प्रेफरेबली स्टार्टिंग within first 5 days of menstrual cycle, first 5 days of menstrual cycle। फिर हम लिखते हैं आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days it is repeated till one needs to prevent pregnancy, तब तक आप ले रहे हो जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ठीक है ना।
अब मेरे प्यारे प्यारे जगसीन्यारे सपोलो, हम यहाँ पे टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट का डायग्राम बनाते हैं, पत्ती बनाते हैं टैबलेट की भाई, ठीक है। मुझे बना लेने देना पहले, ओके। चलो 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई और यहाँ आयरन टैबलेट्स भी बना देते हैं, क्योंकि पहले आयरन टैबलेट्स आती नहीं थी, लेकिन फिर आयरन टैबलेट्स आने लग गई क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है इसमें, ठीक है। अरे इमोजीज आ गई थोड़ी सी वापस। चलो तो हमने बेटा ये ना वो टैबलेट्स बनाई हुई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, और अब समझो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। हमने लिखा कि इसको लगातार 21 दिनों के लिए लेना है। वैसे बेटा डेज भी लिखे रहते हैं उसमें, टैबलेट्स में ना डेज लिखे रहते हैं ताकि वो मिस ना हो। हमने क्या किया बेटा, विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, विद इन द फर्स्ट 5 डेज कभी भी लेना चालू कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दिन कभी भी लेना चालू कर सकते हैं, बट जब भी लेना चालू किया इसको लगातार लेना है फॉर 21 डेज, लगातार इसको फॉर 21 डेज लेना है। देन बेटा देयर इज अ गैप ऑफ 7 डेज एंड देन इट नीड्स टू बी कंटिन्यूड इन द सेम वे टिल वन वांट्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? वही लिखा है। मैं कभी भी बेटा यहाँ पे मैं मान लो कि मैं डे 5 से चालू कर रही हूँ, अगर मैं डे 5 से चालू कर रही हूँ तो लेना पड़ेगा 25th डे तक, लेना पड़ेगा कि नहीं? ये देखो मान लो कि मैं यहाँ पे डे लिख रही हूँ ना, तो मैं डे 5th से मान लो चालू कर रही हूँ, डे 5th लिया है ना, ये पिंक कलर से मैंने डे लिखा है, तो पहला टैबलेट, फिर 6th 7th 8 9 10 11 12 13 और बचपन में मम्मी पापा यही करते थे, बेटा दो की टेबल सुनाओ। देखो मेरी बेटी को 2 का टेबल, भाई मैंने टेबल्स के लिए बहुत मार खाई है, ठीक है ना। खास करके मेहमानों के सामने अगर तुमने टेबल गलत सुना दी, भाई इतना टेबल रटा है ना बचपन में। 15 16 17 18 19th डे 20th डे 21st 22nd 23rd 24th 25th डे, ये समझ में आ गई? अगर मान लो बेटा हमने टैबलेट नंबर 1 लिया डे 5 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसे लगातार कितने दिन तक लिया बेटा? 25th डे तक, है ना। और फिर मान लो 26 27 28 डे, फिर 1 2 3 4 28 दिन के हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लगातार 21 दिन के लिए इन टैबलेट्स को लिया और फिर 1 हफ्ते का ब्रेक दिया, गैप दिया, एंड देन दीज टेबल्स बोल रही हूँ, टेबल ही दिमाग में चल रहा है, देन दीज टैबलेट्स आर अगेन कंटिन्यूड। अब हुआ क्या, ये डोजेज है, कैसे लिया जाता है? सहेली ऐसे नहीं ली जाती, सहेली ली जाती है बेटा, सहेली इज वंस इन अ वीक पिल, सहेली ऐसे नहीं कंज्यूम की जाती। सहेली का डोजेज है वंस इन अ वीक पिल। इसको कितने दिन तक लिया बेटा? लगातार 21 दिनों के लिए लिया। आप डे 4 से भी चालू कर सकते हैं, डे 3 से भी चालू कर सकते हैं, डे 2 से भी चालू कर सकते हैं, डे 1 से भी चालू कर सकते हैं। जब भी चालू किया तो इसको कब तक लिया बेटा? 21 डेज के लिए, इतना याद रखना है। अब इसमें हो क्या रहा है देखो, एनसीईआरटी ने सबसे क्लियरली लिखा है कि ये जो बेटा आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सबसे पहले ओव्यूलेशन रोकती हैं डायरेक्टली। नंबर 1 इसका काम करने का तरीका है, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। नंबर 2 इसका काम करने का तरीका है, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। नंबर 3 इसका काम करने का तरीका है, इट ऑल्टर्स द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, यानी थिकनिंग कर रही है। क्योंकि गाइस प्रोजेस्टेरॉन तो अब भी है, प्रोजेस्टेरॉन तो अब भी है, बस इसमें ईस्ट्रोजन भी होता है, और वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, इस चीज को जरा समझना, ठीक है ना। पहले समझाती हूँ फिर फ्लोचार्ट लिखवाऊंगी भी। अब सोच के देखो, हमने जब ये टैबलेट्स कंज्यूम की तो हमने जब से लेना स्टार्ट किया बेटा, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में लिया, उस दिन से लेके लगातार 25th डे तक, यानी लगातार 21 डेज के लिए हमने बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को बहुत हाई रखा। ऑफ कोर्स अगर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन है, सबसे पहला तो काम बेटा वो क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक देंगे, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच को सबसे पहले तो बेटा ओव्यूलेशन ही नहीं होने देंगे, सबसे पहले तो ये ओव्यूलेशन ही नहीं होने देंगे। लेट मी फर्स्ट टेल यू, अभी मैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात नहीं कर रही हूं, अनवांटेड 72 आई पिल उसकी बात करूंगी मैं, ठीक है ना, वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन वाली बात है।
ये तो बेटा प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, तो वो लगातार अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए पिल्स लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने लगातार बेटा 21 डेज के लिए बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हाई रखा। उसने एफएसएच को रोका, जीएनआरएच को रोका, एलएच को रोका, तो फॉलिकल्स ही नहीं है, फॉलिकल्स ही नहीं है तो ओव्यूलेशन ही नहीं है गाइस, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। अब बेटा सोच के देखो, चलो इस जो भी तुमने बेटा बाहर से हार्मोन्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में ईस्ट्रोजन भी दिया होगा, ईस्ट्रोजन हो सकता है कुछ हद तक बेटा बन भी गई है ना, इस ईस्ट्रोजन की मदद से, फॉलिकल्स की मदद से तो कोई ईस्ट्रोजन नहीं था क्योंकि फॉलिकल्स थी ही नहीं। अब यहाँ पे जो तुमने ईस्ट्रोजन लिया बेटा, उस ईस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट तो करी, बट वो एंडोमेट्रियम को तुम मेंटेन ही नहीं रख पाओगे क्योंकि तुमने 21st डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेना बंद कर दिया एकदम से। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेना बंद कर दोगे तो एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी, एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इंप्लांटेशन। कुछ भी नहीं रटना है, सिंपल कंसेप्चुअली याद रखो, जो तुमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है वही सेम कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए बेटा 7 दिनों में, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं चल रही है, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे फेजेस तो नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, बट ब्लीडिंग फेज जरूर दिख रहा है। इन 7 दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो ब्लीडिंग फेज तुम्हें दिखेगी क्योंकि 21 दिन के बाद एकदम से बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ड्रॉप कर गया, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, एंडोमेट्रियम टूट गई तो फिर ऑब्वियसली बेटा ब्लीडिंग होगी। और उसी ब्लीडिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए ना, पहले के टाइम पे पिल्स में आयरन टैबलेट्स नहीं आती थी, जो मैंने नीचे रेड कलर की बनाई है वो आयरन टैबलेट्स है। So those iron tablets are also for बेटा compensation of blood loss and थोड़ी सी काउंटिंग इजी रखने में कि यार भाई एक पिल ले ली, 2 ले ली, 3, 4, 5, 6, 7 ले लिए, तो अगली बार मुझे फिर से पिल्स को कंटिन्यू करना है, ये याद रखने में भी हेल्प होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन ने मिलके सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कराई तो बेटा ऑल्टर सर्वाइकल म्यूकस, प्रिवेंट्स, रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, दैट्स इट। कहां रटना है मुझे एक बात बताओ, कहां रटना है, इजी बीजी है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लिख लेते हैं। अब एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिख दिया कि ये काम करता है, और क्वेश्चन भी वो वैसे देता है, बट कंसेप्चुअली अगर तुम चीजों को समझ जाओगे तो तुम्हें चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है ना। अब हम इसको पहले तो लिखते हैं, ये क्या है सपोलो, ये है हमारे आयरन टैबलेट्स, दीज आर आयरन टैबलेट्स, ये कॉम्पनसेट्स द ब्लड लॉस, कॉम्पनसेट्स दी ब्लड लॉस। बस एक चीज है भाई, देखो यही सारी इन तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये ऐसी चीजें सारा फीमेल के ही मैकेनिज्म को भाई ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। और देखो नेचुरल सी बात है बेटा, ऑब्वियसली अगर आप बाहर से कोई, तभी बोलते हैं ना ये पिल्स अपने आप से अपने मन से नहीं लेनी है कि भाई हाँ अभी तो पढ़ लिया है तो आगे जाके फ्यूचर में अपने मन से ली जा सकती है, नहीं ऐसे नहीं होता है बेटा, बिकॉज इनमें हॉर्मोन्स है भाई, और ये आपकी नॉर्मल मैकेनिज्म से, मतलब जो नॉर्मल हार्मोन, जो नॉर्मली चीजें होनी चाहिए वो नॉर्मली चीजें हो नहीं रही है, तो बेसिकली डॉक्टर्स की ही एडवाइजरी पे ही इसको कंज्यूम करना चाहिए कि आपको कैसे लेना है, कितने टाइम तक ले सकते हो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अपने मन से नहीं, ओके। कॉम्पनसेट द ब्लड लॉस, अब मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रही हूं, तो हाउ इट वर्क्स, इसकी वर्किंग में मैं लिख रही हूं कि मैम सबसे पहले तो मैंने कहा प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेटा वर्किंग है, प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। क्योंकि सहेली आप देखोगे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है ना स्टेरॉइडल वाली, वो ओव्यूलेशन को रोकती है, लेकिन सहेली कभी भी ओव्यूलेशन को नहीं रोकती, इसलिए इस पॉइंट से बेटा क्वेश्चन आता है। प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, मैम आपने तो कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि 21 दिनों के लिए हमने लिया था, 21 डेज के लिए हमने लिया P+E गाइज, बेटा P+E प्रोजेस्टेरॉन। भाई मैं ना पीछे लिख देती हूं ताकि ना हमें बेटा बार बार, ये इसके लिए हम P वर्ड यूज कर लेते हैं, इसके लिए हम E वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लिया, नेगेटिव फीडबैक मिला, GnRH, FSH, LH, यानी कि नो फॉलिकल्स, नो ओव्यूलेशन, ठीक। देन नंबर 2, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। मुझे पूरी आशा है बेटा आप लर्न भी कर रहे हो, साथ के साथ लर्न होता जा रहा है तुम्हें, ठीक है। मैं थोड़ा अलग कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ ऑब्वियसली,
आफ्टर 21 days P plus E stopped, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, और इसीलिए बेटा ब्लीडिंग होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो ब्लीडिंग फेज दिखता है तुम्हें, वो पॉइंट मैं यहां पे भी ऐड करूंगी कहीं. एंड ऑब्वियसली बेटा ऑल्टर्स क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और इसका मतलब वही है थिकनिंग. पूरी बेटा पोथियां वापस से नहीं बनानी है, सेम मतलब है थिकनिंग. ठीक है, और मैं यहां पे लिख दे रही हूं बेटा कि जब आपने यहां रोका ना पिल्स लेना, तो मैं यहां पे लिख रही हूं फॉर 7 days, bleeding phase of the menstrual cycle is seen. Bleeding phase of menstrual cycle is seen. Of menstrual cycle is seen. डन डनाडन डन कर लीजिए मेरे प्यारे सपोलो भाई, 1 घंटा तो हो भी गया गाइज. ठीक है, डन कर लीजिए. सहेली की बेटा वर्किंग समझेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर बढ़ेंगे बेटा हम इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स. डन हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे देना. इजी है ना, क्लियर हो गया सारे बच्चों को? एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, सुजल, श्रेया, शबनूर, सानिका, कौशल्याक, दिलकश, डन 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 कर लो. खुशी, अनिशा, सृष्टि, युवराज, सोहेल, वेरी गुड वेरी गुड. सबका नाम नहीं ले पाऊंगी बेटा, तुम्हारे थम्स अप आ गए हैं. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. पहले 5 दिन जो पीरियड्स के हैं उसमें कभी भी लेना चालू कर सकते हैं. एक फर्स्ट डे पे भी ले सकते हो, सेकंड डे पे भी ले सकते हो, थर्ड पे भी ले सकते हो, फिफ्थ पे भी ले सकते हो. मैंने 5वें दिन से चालू किया है, तो मैंने कहा कि भैया 5वें दिन से चालू करोगे तो लगातार 21 दिन के लिए लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग 25th डे तक तुमने कंटिन्यूअसली लिया, फिर 7 दिन का गैप दिया, तो ये बेसिकली 26th डे हो गया, 27th डे हो गया, 28th डे हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया, ये 7 दिन का ब्रेक आ गया. 7 दिन के ब्रेक में हेवी ब्लीडिंग क्यों दिखी बेटा? क्योंकि तुमने 21 दिन के लिए बॉडी में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन हाई करके रखे थे, और उसके बाद एकदम से वो लेना छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटी, इसलिए अनस्यूट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन. ओव्यूलेशन तो वैसे भी नहीं हो रही है क्योंकि एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच नहीं है, एंड सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग हो गई. जो 7 दिन पे बेटा ब्लीडिंग हुई, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आयरन टैबलेट्स कंज्यूम किए. दैट्स इट. आई थिंक अब आपको बेटा क्लैरिटी मिल गई होगी. ठीक है ना? अब हम सहेली की वर्किंग समझते हैं. सहेली की वर्किंग, सहेली का डोजेज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं किसी को भी स्टार मार्क अलग से भी नहीं कर रही हूं क्योंकि पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सहेली को हम कह रहे हैं इट्स ऑब्वियसली नॉन स्टेरॉइडल. इसके अंदर होता है सेंट क्रोमान, इसलिए इसे सेंट क्रोमान के नाम से भी जाना जाता है. नॉन स्टेरॉइडल, इट कंटेन्स सेंट क्रोमान. एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है ये नाम, नो एक्स्ट्रा ज्ञान ऐसे लिख देती हूं, बट बेटा मैं लिखवा रही हूं, यानी कि आपको उतना एक्स्ट्रा ज्ञान पढ़ना है. इसकी वर्किंग भी अलग है, इसका डोजेज भी अलग है. इट्स अ वंस इन अ वीक पिल, वंस इन अ वीक पिल. और एक बात मैम ने क्या बताई थी बेटा कि डेवलप्ड बाय, किसने बनाया? डेवलप्ड बाय सीडीआरआई लखनऊ, डेवलप्ड बाय सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, डेवलप्ड बाय सीडीआरआई लखनऊ. एंड एक पॉइंट मैं लिख रही हूं, डजंट प्रिवेंट ओव्यूलेशन. ये ओव्यूलेशन नहीं रोकती है, डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, क्योंकि आपकी नॉर्मल पिल्स क्या करती है? ओव्यूलेशन को रोक रही है. आपकी प्रोजेस्टेरोन वाली होगी वो भी बेटा रोकेगी ओव्यूलेशन को, बट ये डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन. तो फिर मैं प्रेगनेंसी को कैसे रोक रही है?
तो हाउ इट वर्क्स देन, अब इसकी वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। हाउ इट वर्क्स अगेन लाइक आई सेड, एनसीईआरटी में तो क्या ही दिया होता है बेटा। अब हम एंडोमेट्रियम को बनाते हैं, यहाँ पे बनाना है क्या, बिल्कुल बनाना है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, बहुत कम स्पेस में भी हो जाएगा। ये यूट्रस की मान लो बेटा मैंने एंडोमेट्रियम बनाई है, ये मैंने क्या बनाई है बेटा, एंडोमेट्रियम बनाई है मैंने यूटरस की। बेटा हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी हार्मोन जो होता है वो कैसे काम करता है, बाय बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर। डू यू रिमेंबर, हमने जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पढ़े, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पढ़े, हमने कहा भाई कोई भी हार्मोन्स जो होते हैं वो हमेशा अपने रिसेप्टर से बाइंड करके ही काम करते हैं, ठीक है। मान लो बेटा जब भी, और फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लो कि बेटा मैं बात कर रही हूं ईस्ट्रोजन की, ईस्ट्रोजन जब तक अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, फिर वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंडोमेट्रियम की क्या करवाएगा बेटा, प्रोलिफरेशन, राइट। तो हमने कहा कि भैया ये जो है सेंट क्रोमान यानी कि सहेली, ये कभी भी ओव्यूलेशन नहीं रोक रहा, तो ये क्या कर रहा है, ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देता है। ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स अगर बेटा मॉडिफाई हो जाएंगे तो आपकी बेटा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं करेगी, मान लो बदल गए ना। तो इसकी वर्किंग को समझाने के लिए बोलते हैं कि इट एक्ट्स लाइक SERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। अगर ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स ही मॉड्यूलेट हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं करेगी। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं करेगी तो फिर बेटा थिकनिंग ही नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। So it works as SERM, selective estrogen receptor modulator. It modifies the estrogen receptor, it changes basically. When the modification is there in the receptor, if there is no receptor, I mean receptor तो है, अगर मॉडिफाई हो जाएगा तो बेटा ईस्ट्रोजन कैसे बाइंड करेगा। ईस्ट्रोजन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये कभी भी ओव्यूलेशन को नहीं रोकता है, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, सपोलो हाउ इट वर्क्स इज, अब मैं ना, मुझे उस साइड में लिखना चाहिए, हाउ इट वर्क्स मैंने लिखा हुआ है ना, तो मुझे इस साइड लिखना चाहिए। हाउ इट वर्क्स इज, इट एक्ट्स एज SERM, यानी कि सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। SERM, इसका मतलब क्या है मैम, मॉडिफाइज द रिसेप्टर if estrogen doesn't bind, if estrogen doesn't bind, तो बेटा मैंने इसको, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची है, एज यूजुअल पॉइंट वाइज लिख दे रही हूँ। नंबर 3 ये हो गया, नंबर 4 और नंबर 5 पॉइंट में यहाँ लिख देती हूँ। इफ ईस्ट्रोजन डजंट बाइंड देन एंडोमेट्रियम does not proliferate, और अगर वो प्रोलिफरेट नहीं करेगी तो नो प्रेगनेंसी। या प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, ऐसे लिखो ना, दैट्स हाउ इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम तो चाहिए ना, दैट्स हाउ बेटा इट वर्क्स, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ओके, क्या हो गया, नो क्यों लिख रहे हो तुम, आवाज सही आ रही है ना, लैग वैग तो नहीं किया, दीपक लैग वैग तो नहीं किया बीच में, दीपक लैग वैग तो नहीं किया बीच में। डन डनाडन डन कर लो बेटा, मैं चेक करवा ले रही हूं, अभी तो फिलहाल सब सही है। वैसे पहले बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे,
फिर इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि उसकी वर्किंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसी होती है, ठीक है। थम्स अप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबॉडी डन 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 डन। अब एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखो, बल्कि हमने एक्स्ट्रा ही कुछ बेटा 10% 20% लिखा है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल तो वैसे भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग करे पहले बेटा, सारे बच्चों ने कर लिया है। अगेन ध्यान से सुनना है, ओके जी, ध्यान से सुनना है जब भी एनसीईआरटी रीडिंग कराएं, इट्स अगेन अ काइंड ऑफ रिवीजन। चलिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, oral administration of small doses of either progestogen or progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by females. केवल प्रोजेस्ट्रॉन ले लो या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में ले लो, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हेंस दे आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स, इसीलिए पिल्स के नाम से जानी जाती है क्योंकि टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। Pills needs to be taken for a period of beta 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. जो भी आप oral contraceptives लेते हैं except सहेली, तो पिल्स का डोजेज होता है कि हम पिल्स को लगातार 21 डेज के लिए ले रहे हैं, विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी, एंड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, मेंस्ट्रुएशन मतलब द ब्लीडिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओनली दैट पीरियड. It has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. तब तक लेते रहना है जब तक फीमेल को डिजायर है कि अब प्रेगनेंसी अभी मुझे नहीं चाहिए. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent or retard the entry of the sperm. Did I tell you all these 3 things? Did I explain you कि कैसे ovulation को रोका, कैसे implantation को prevent किया, कैसे cervical mucus की quality को alter किया? ये तीनों तरीके NCERT में इसके लिए दिए हुए हैं. Pills are very effective with lesser side effects and well accepted by females. इसको आप नोट डाल के एक बार लिख लो बेटा कि इफेक्टिव तो होती हैं with lesser side effects, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए अगेन इसको नोट डाल के लिख लो. एंड वेल एक्सेप्टेड, ऑब्वियसली वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, कॉमनली यूज्ड बाय फीमेल्स, ठीक है. सहेली इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स दैट कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन. इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी ना आई सजेस्ट कि यहीं पे लिख लो, इसमें सेंटक्रोमान होता है. एंड बेटा इट इज वंस इन अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. अगर आप ऑफ कोर्स स्टेरॉइडल और नॉन स्टेरॉइडल में कंपेयर करोगे तो इसके वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेरी फ्यू, because of course it is non-steroidal, very few side effects. Done everybody. तो can we get started with the अगला कॉन्ट्रासेप्टिव एक ही साथ में लिख लेंगे नंबर 6 करके, implants and injectables. नंबर 6. इसके भी नाम से बेटा समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है भाई. इम्प्लांट या इंजेक्टेबल्स एंड इंजेक्टेबल्स. क्या इसके नाम से नहीं समझ में आ रहा बेटा कि ये क्या है गाइस? ये अगेन या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन, सेम चीज, या तो केवल प्रोजेस्ट्रोजन या तो प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में. इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शंस के फॉर्म में ले लो, और इम्प्लांट्स, इम्प्लांट मतलब कोई चीज ना इम्प्लांट की गई है. वाह मैम, क्या मतलब बताया है आपने इम्प्लांट का, हमें तो मालूम ही नहीं था कि इम्प्लांट का मतलब इम्प्लांट होता है. कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मतलब ना, मैं ऐसे ही बोलती हूँ इम्प्लांट का मतलब इम्प्लांट. जैसे बेटे इम्प्लांट्स होते हैं डेंटल प्रोसीजर्स में भी, तो इम्प्लांट मतलब किसी चीज को इम्प्लांट कर देना. जैसे मैं अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि इम्प्लांट कर दूं गाइज, तो फिक्स कर देना किसी चीज को, तो इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर प्लेस किए जाते हैं. उसमें भी या तो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, प्रोजेस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में होता है. इसकी वर्किंग अलग से नहीं करनी है. इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. हम लिखेंगे भी ऐसे ही, दोनों की वर्किंग इज सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. इम्प्लांट्स के बारे में एक चीज हम लिखेंगे जरूर, इम्प्लांट्स की इफेक्टिवनेस लंबे दौरान के लिए होती है. लाइक इट कैन बी इफेक्टिव अप टू 5 years. एनसीईआरटी में इम्प्लांट्स की एक पेंटिंग बनाई हुई है बेटा. तो नॉरप्लांट का बेसिकली, नॉरप्लांट इज अ टाइप ऑफ इम्प्लांट एग्जाम्पल है. तो उसमें 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स ऐसे बनाए हुए हैं, और वो 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स बेटा हार्मोन रिलीज करती है बॉडी के अंदर. तो ये स्किन के नीचे प्लेस की जाती है, बिलो द स्किन, सब डर्मली प्लेस की जाती है, सब डर्मली, बिलो स्किन इसे प्लेस किया जाता है फैन शेप मैनर में, चाइनीज फैन शेप मैनर में, फैन शेप मैनर में इसे प्लेस किया जाता है, जो बॉडी में धीरे 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 हार्मोन्स रिलीज करती है. एंड वर्किंग सिमिलर. तो अलग से पूरी पोथियां नहीं बनानी कि काम कैसे करता है, काम सिमिलर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बात खत्म. और उसी को इंजेक्शंस के फॉर्म में ले रहे हो, दैट इज इंजेक्टेबल, प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन.
बस तो लिखते हैं गाइस। पहले तो मैं इसके बारे में डायरेक्टली ऐसे लिख देती हूं, नहीं ऐसे नहीं, देखो ऐसे ही लिखते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, combination taken in the form of injections और इंजेक्शंस के फॉर्म में लिया, यानी कि बेटा जी किसकी बात कर रही हूं मैं, इंजेक्टेबल्स, और प्लेस्ड अंडर स्किन, ऐसे लिखो, प्लेस्ड सबडर्मली, सबडर्मली मतलब बिलो स्किन in fan-shaped manner made of silicone capsules releasing hormones, इसे मैं क्या कह रही हूं बेटा, इम्प्लांट्स। एंड अच्छी बात इम्प्लांट्स की है कि ये 5-5 साल तक के लिए भी इफेक्टिव होते हैं, तो इसकी जो लॉन्जेविटी, इफेक्टिवनेस है बहुत लंबी है, इफेक्टिव अप टू 5 years, इफेक्टिव अप टू 5 साल। ओके गाइस, इसके बारे में लिखेंगे वर्किंग सिमिलर टू ओरल पिल्स, वर्किंग सिमिलर टू पिल्स। दैट्स इट, बस एक एनसीईआरटी ने जो ड्राइंग बनाई हुई है ऐसे बना लो, मैं तो थोड़ा बड़ा बना के बता रही हूं। तो ऐसे फैन शेप मैनर में, दिस इज द एग्जाम्पल, नॉर प्लांट, दिस इज एन इम्प्लांट। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन वाला है, प्रोजेस्ट्रोजन वाला है। ओके गाइस, लिख लीजिए, डन डनाडन डन कर लीजिए। एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। सारे टेम्पररी मेथड्स हमारे हो गए, अब तो परमानेंट मेथड्स पढ़ने हैं। और देखो एनसीईआरटी ने ना बेटा साइड इफेक्ट्स दे रखे हैं, लेकिन सबके लिए कंबाइंड साइड इफेक्ट्स दे रखे हैं कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं तो कंबाइंड उनके साइड इफेक्ट्स क्या दिखते हैं, नॉजिया या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या एब्डोमिनल पेन, इवन इन सम रेयर केसेस ब्रेस्ट कैंसर। तो कंबाइंड बेटा साइड इफेक्ट्स दे रखे हैं कि ऐसी चीजें हो सकती है अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। तो कंबाइंड साइड इफेक्ट्स ही लिखेंगे। देख लेते हैं सीक्वेंशियली एनसीईआरटी ने क्या दिया है, फिर परमानेंट मेथड्स की बात करेंगे और फिर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करेंगे। वो अलग है, वो ऐसे नहीं ली जाती है, वो ये वाले मेथड्स नहीं है कि लगातार उसको लिया जा रहा है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ना, वो नहीं होता है, ठीक है ना। डन कर लिया हो तो बेटा थम्स अप देना। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी है और क्योंकि क्वेश्चंस हमें करने हैं तो हम मतलब 10 मिनट पहले टॉपिक पढ़ना बंद कर देंगे। ओके, एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं, सब बोलो। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, कुछ तो लिखा है गाइस। क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी हमसे, कह रही है प्रोजेस्ट्रोजन अलोन या कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। फिगर 3.3, दिस इज एन इम्प्लांट का ड्राइंग दैट इज गिवन। तो बोला एज इंजेक्शंस या एज इम्प्लांट्स यूज करते हैं। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इफेक्टिव पीरियड्स बेटा मच लॉन्गर होते हैं, ठीक है ना। ये तो
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करी है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन रुको, हम क्या करते हैं गाइस, परमानेंट मेथड पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट परमानेंट मेथड पढ़ लेते हैं, फिर हमारे पास थोड़ा सा, क्योंकि ना परमानेंट मेथड्स पढ़ने लायक हमारे पास टाइम है, परमानेंट मेथड पढ़ लेंगे और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बचेगा और साइड इफेक्ट्स बचेंगे, ठीक है ना। क्या किया जाए यार, क्या बताऊं तुम्हें ना, एक काम करती हूँ, क्योंकि परमानेंट मेथड पढ़ाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, नोट डाल के ना ये 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये आई थिंक हमारा टाइमली कवर हो जाएगा। तो एक नोट डाल के इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ही लिख लो और साइड इफेक्ट्स लिख लो। परमानेंट मेथड हम कल की क्लास में चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। इमरजेंसी के नाम से तुम्हें थोड़ा सा तो बेटा समझ में आ रहा होगा, इमरजेंसी यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देखिए गाइस, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब कि बेटा ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में, देखो किस किस सिचुएशन में ये लिया जाता है, जो आपने नाम सुने हुए होंगे। एक बार मुझे बताना कि आप लोगों ने नाम सुने, आईपिल, अनवांटेड 72, दीज आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, दीज आर नॉट रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, मान लो रेप केसेस है, या दीज आर द सिचुएशंस जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसके तहत हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स उस फीमेल को देते हैं। इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक बेटा ऑफ कोर्स रेप केसेस, लाइक मे बी किसी ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था बट फेलियर ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव, कि उसने काम नहीं किया हो सकता है, फेलियर ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव, और मे बी कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उन सिचुएशन में बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कब दे दिया जाता है एक फीमेल को, विद इन 72 आवर्स ऑफ बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगेन इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोजन यानी कि प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, सेम चीज जो अभी हमने पढ़ी, इन द फॉर्म ऑफ आईयूडी और मे बी इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आप दे रहे हो, टैबलेट्स के फॉर्म में दे रहे हो, या इन द फॉर्म ऑफ आईयूडी आप दे रहे हो, इसमें भी प्रोजेस्ट्रोजन होता है या तो प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है। बस ये है कि विद इन 72 आवर्स आपको देना है, और इसके काम करने का तरीका होता है कि या तो ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, या तो ये फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, और या तो ये बेटा इम्प्लांटेशन को रोक देता है। दैट्स हाउ द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क्स, but it is emergency contraceptive. Remember, it's not regular contraceptive that has to be used to prevent pregnancy every day. Are you getting my point? ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है कि कभी यूज कर लिया क्योंकि जरूरत थी ऐसे सिचुएशन में। गॉट इट? इसको लिख लेते हैं गाइस। ओ माय गॉड, चलो, ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, आई थिंक यही 2 टॉपिक बेस्ट है अभी पढ़ने के लिए ना, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है। ड्यूरिंग इमरजेंसी situations like रेप केसेस, है ना, जैसे कि ये एक स्थिति होगी, रेप केसेस। नंबर 2, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था वो वर्क नहीं करा। एंड नंबर 3, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मैम फ्लो चार्ट बना लेते हैं बेटा। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, बेटा वही सेम चीज जो हमने पढ़ी, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स, और कैसे दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पिल और आईयूडी।
एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए पर लिख लो। आईपिल, अनवांटेड 72, ठीक है बेटा। एक चीज और बता दूं, मुझे मालूम है कि इसमें भी होता है, ये अबॉर्शन पिल्स नहीं है, दीज आर नॉट अबॉर्शन पिल्स। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी हो गई है, अब उस प्रेगनेंसी को डिस्कार्ड करना है बेसिकली, ये अबॉर्शन पिल्स नहीं है। दीज आर स्टिल प्रिवेंटिंग बेटा प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को ही रोक रही है। तो मैंने क्या बोला कि ये वैसे भी ये क्या करती है, आइदर प्रिवेंट्स बेटा, आइदर प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को या तो रोक रही है, या तो बेटा ये फर्टिलाइजेशन को रोक रही है, और या तो बेटा ये क्या कर रही है, ये इम्प्लांटेशन को रोक रही है। प्रेगनेंसी हुई नहीं है गाइज, प्रेगनेंसी हुई तो फिर तो अबॉर्शन वाली सिचुएशन होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट, ये अबॉर्शन वाली पिल्स नहीं है। और जितनी आसानी से अबॉर्शन अबॉर्शन हम वर्ड सुनते हैं ना, अबॉर्शन इज अ वेरी 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 टफ प्रोसेस बेटा। अभी मैं अबॉर्शंस का अगर कल के क्लास में पढ़ाऊंगी ना एमटीपी, कि लगता है कि बड़ा इजी प्रोसेस है भाई, एमटीपी करा लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, बट भाई बहुत ही एक मतलब एक तो रिस्की चीज है, एंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है उस फीमेल की बॉडी के अंदर जिनमें अबॉर्शंस होते हैं। आप सोच के देखिए कि कोई टिश्यू आप तो कोई किसी चीज को आप बेटा डिस्कार्ड कर रहे हैं, बॉडी से जो अटैच हो चुकी है अब आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, है ना, पेनफुल एंड अ वेरी टफ प्रोसेस। एनीवे, सो दिस इज नॉट अबॉर्शन पिल्स, दिस इज स्टिल प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। सिचुएशन क्या है, इन केस ऑफ मे बी रेप केसेस, या फिर बेटा ऐसा हो गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया था काम नहीं किया, या सेक्सुअल कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ऐसे सिचुएशन में बेटा हम इन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट विद इन 72 आवर्स देने हैं इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और इन द फॉर्म ऑफ आईयूडी दैट कैन आइदर प्रिवेंट ओव्यूलेशन और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन और प्रिवेंट बेटा फर्टिलाइजेशन, आईपिल और अनवांटेड 72 हो गया है बेटा, डन डना डन डन। एवरीबॉडी थम्स अप दे दीजिए अगर बेटा हो गया है तो गाइज। यस, तो हम फटाफट से अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल की क्लास में हम करेंगे बेटा वो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स एंड साइड इफेक्ट्स, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर, या साइड इफेक्ट्स तो लिख ही लेते हैं बेटा। साइड इफेक्ट्स में क्या है, साइड इफेक्ट्स तो इतना छोटा सा है, चलो साइड इफेक्ट्स लिख लो। साइड इफेक्ट्स में क्या वो है बेटा, साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इतना सही तो है यार। साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये चीजें बेटा दिख सकती है, नोजिया, बेचैनी, घबराहट, अजीब सी वो उल्टी वाली फीलिंग, दिस इज नोजिया। ये मैं इसका मतलब बता रही थी। ऑफ कोर्स बेटा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है मामला। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आजकल बहुत कॉमनली दिखती है, आई एम श्योर मेनी फीमेल्स विल रिलेट टू दिस, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को इंपैक्ट करते हैं। आपके बॉडी के हार्मोन्स, आपका स्ट्रेस, आपकी डाइट, आपका पोल्यूशन, गाइज यू नो सो मेनी थिंग्स इन योर बॉडी, आई एम टेलिंग यू बेटा, बहुत सारी चीजें आपके ऑफ कोर्स हार्मोन को ऊपर नीचे करती है। हार्मोन ऊपर नीचे हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा ही हार्मोन्स का खेल है। तो इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी हुई है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब होता है बेटा इन बिटवीन पीरियड्स भी बेटा हो सकता है स्पॉटिंग दिख रही है बीच बीच में। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब कि पीरियड्स हो गए हैं, बट पीरियड्स के बीच बीच में, मतलब पीरियड्स खत्म हो गए, अगले पीरियड्स आने से पहले बीच बीच में स्पॉटिंग दिख रही है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है बीच बीच में, दैट इज कॉल्ड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, है ना। स्पॉटिंग बोलते हैं, स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स। तो लड़कियों खास करके मैं ये बोल रही हूँ कि अपने पीरियड्स का ना वो रखना चाहिए, मतलब कि यार पीरियड्स शुड बी नॉर्मल, तो ट्रैक रखना चाहिए कि भाई पीरियड्स नॉर्मली आ रहे हैं, या साइकिल मेरी भले ही तुम्हारी 28 दिन की साइकिल हो, 30 दिन की साइकिल हो, 32 दिन की साइकिल हो, बट आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो ऑलमोस्ट उतनी कवर हो रही है। एक दो दिन 3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्ट लाइकली उन्हीं दिनों पे आपका साइकिल जो है रेगुलरली आ रहा है। तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी दिख सकती है। नंबर 4 बेटा एब्डोमिनल पेन, जैसे कि एनसीईआरटी ने कहा एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। इसके अलावा मैम क्या दिख सकता है, रेयर है, 2 रेयर एनसीईआरटी ने लिखा है, रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है गाइस, इसका मतलब नहीं कि ऐसा हो जाता है, रेयर लिखा है ना, रेयर, ठीक है, बस दैट्स इट, आज यहीं तक करेंगे।
एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ 2-4 लाइन से, फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं. ओके गाइस, ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी है. मेरे को देखो खुशी से झूम रही है मैम. स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, ये सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं. ये कवर करेंगे अगली क्लास में. समाप्ति मैम का सपोला. चलो, आइंस्टाइन भाई साहब भी पढ़ रहे हैं. हेलो जी. हाँ, चलिए एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं एक बारी, बस जो अभी हमने पढ़ा उतने की. तो एनसीईआरटी कहती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज, मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स दे रहे हो या आईयूडीज दे रहे हो, within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid pregnancy. pregnancy को ही avoid कर रहे हैं बेटा, due to rape cases, casual unprotected intercourse or maybe when that did not work. okay, surgical methods हमने पढ़े नहीं है. साइड इफेक्ट मेरे पास अभी है नहीं बेटा, यहाँ पे एनसीईआरटी में साइड इफेक्ट एकदम एंड में दिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, आज यहीं तक रखते हैं. और बेटा अब हम करते हैं आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए पूल करा दूंगी मैं, ठीक है. तो आई होप आप लोगों के लिए पिटाई लगेगी. क्वेश्चन शुरू होता नहीं है, पूल पूल लिखने मजे आते हैं ना तुम लोगों को, है ना. एक बच्चे ने मुझे ऑर्डर दिया है कि प्लीज सिंगर बनो मैम. ओके बेटा, मैं बनूंगी सिंगर. एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन मैं सिंगर बनूंगी, ठीक है. आओगे मेरा कॉन्सर्ट देखने. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. चलिए, हर तरीके के क्वेश्चन है बेटा, है ना. चलिए, ज्यादा पूल नहीं करेंगे, कुछ कुछ पूल करेंगे, जल्दी जल्दी करिए. डरा देते हैं बन जाइए सिंगर, नहीं तो अभी बताते हैं आपको. डेट लिखिए. यस मैम, जरूर आएंगे. थैंक यू संजना, थैंक यू एवरीबडी बेटा, थैंक यू एवरीबडी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ? क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, ये तो है. एनकरेजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल, वो तो देख ही पा रहे हो, ये भी करते हैं. प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस, ये तो कर रहे होंगे. सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांस, इसके बारे में भी है. डिस्करेजिंग द यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, नहीं, इसके यूज को तो बेटा हम वो करते हैं, प्रमोट करते हैं. तो ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्या कहते हो? ये तो आसान सवाल था. 100%, 90% अबव आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ. ये कौन से बच्चे हैं? ये कौन से बच्चे हैं? ये हमारा लीडर बोर्ड है, ठीक है. वेरी नाइस. अरे यार भाई, अपना असली नाम किसी दिन लिखेगा तू या नहीं लिखेगा? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ चुके हैं हमारे चैट बॉक्स में. क्या बात है, माइटोकॉन्ड्रिया तो बेटा मैं हूं. तुम तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी पूल करा देते. चलो जल्दी करो बेटा प्लीज. कोमल बेटा हैप्पी बर्थडे, और सारे बच्चों का हैप्पी बर्थडे जिनका आज बर्थडे है. चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एमनियोसेंटेसिस? To test for the genetic disorder and determine the survivability of the fetus, to increase fertility of women, to reduce menstrual problem, to provide contraception. भाई ये तो बहुत आसान है, इसमें तो 100% आना चाहिए. टू टेस्ट फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे पता करते हैं. ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो बहुत ईजी है बेटा. हाँ, पर हर टाइप के क्वेश्चंस रखने हैं ना, तो देखते हैं गाइज. आफ्टर 1 मिलियन ईयर्स, आफ्टर 1 मिलियन ईयर्स, फिर भी बच्चों ने ये नहीं किया कि 100% ले आएंगे. 1 मिलियन ईयर्स के बाद भी इतने ही आए. शाहरुख खान जी क्या कर रहे हैं आप मेरी क्लास में? अब मैं माना मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो आप हर दिन आ जाएंगे मेरी क्लास में. अलग ही है भाई, अलग ही चल रहा है शाहरुख खान जी का. भाई रोनाल्डो भी आए मेरी क्लास में, देख रहे हो तुम? देखो एक बारी मैम की पॉपुलैरिटी देखो, मैम के प्रति प्यार देखो. रोनाल्डो भाई क्या बात है. कुछ क्रूअल लोग तो आते ही हैं. मैं इसको पढ़ने लग गई ना तो बेटा हो गया, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी, अब कमेंट सेक्शन में आंसर दो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो. चलो
Why there is a statutory ban on amniocentesis for sex determination? To legally check, यही है आंसर, to legally check the increasing menace of female feticide, क्योंकि फीमेल feticide के बहुत ज्यादा बेटा केसेस होने लग गए थे. क्रॉस और to reduce the number of abortions. नहीं, this is the exact correct answer बेटा. To legally check the increased menace of female feticide, option 1 is the correct answer. ठीक है, करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4. ये डेटा बेस्ड है, देखते हैं. इसको पोल में करा देती हूँ, एक बारी करना बेटा इसका आंसर. जब ऐसी चीजें जाती है ना बाहर, मैं कल किसकी क्लास थी, मेरी अर्जुना के बच्चों की क्लास थी, तो अगर मैं कभी कोई ऐसी चीज बोल रही होती हूँ ना बेटा, तो अपने क्लास के बच्चे तो समझते हैं कि हम क्लास में पढ़ाई कैसे करते हैं, या मैम हमेशा ऐसे तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक करती रहती है. भाई यूट्यूब पे कोई चीज जाती है ना, तो वहां की अलग ही ऑडियंस है. बड़ी ओवर एक्टिंग करती हैं, बड़ी ये करती है. मैं कहती हूँ भाई यार करती हूं मैं, क्योंकि हम क्लास में ऐसे ही पढ़ रहे थे. इट्स फन यार, इट्स फन, दैट इज हाउ आई एम, है ना. तो YouTube का ना ऑडियंस बेस अलग है भाई, ठीक है, और अपने बच्चों का ऑडियंस बेस अलग है, विच इज वेरी गुड. ठीक है, अपने बच्चे YouTube ठीक है. करते हैं बेटा. व्हाट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 1900 एंड व्हाट डिड इट रीच बाय 2011? इसमें बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2 बिलियन. ये डेटा बेस्ड है, देखो याद होगा तो तुम कर लोगे. 2000 तक आते आते 6 बिलियन, 2011 तक आते आते 7.2. ठीक है, तो 2 और 7.2 होगा ना, क्योंकि 2011 पूछा हुआ है. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. गलत किया ना तुम लोगों ने, मुझे लग रहा है तुमने कुछ तो किया है इसमें. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 मुझे पता था, है ना. कुछ बच्चों ने 2000 वाला डेटा मार्क कर दिया, किया ना बेटा. मैंने इसीलिए पोल कराया था कि मुझे पता है तुम इस क्वेश्चन में हो सकता है गलत मार्क कर दो. तो ये हमारे बेटा ऑगी कब से लॉर्ड ऑगी हो गए भाई. चलो ये हो गया बेटा हमारा एनीवे क्वेश्चन नंबर 4. अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. बेटा आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आंसर दो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है क्योंकि. तो X is administered orally in the form of tablet and requires daily intake for 21 days followed by a gap of 7 days. तो IUD नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, इसका तो डायरेक्ट आंसर C ही मिल जाएगा वैसे, क्योंकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होगी. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्राइमरीली प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. अभी पढ़ा. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा. करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये भी बहुत आसान सवाल है, बस जस्ट तुम्हें हर एक इंफॉर्मेशन याद हो तो क्वेश्चन के फॉर्म में उसे करना चाहिए. व्हाट इज सहेली एंड हु डेवलप्ड इट? अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI लखनऊ इन इंडिया. ये बिल्कुल सही आंसर है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ज्यादा टाइम 1 सेकेंड में बेटा वैसा आंसर मार्क हो जाएगा. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7. पोल करा दूं इसके लिए? अरे यार चलो लैग तो नहीं चल रहा तुम्हारे में कि तुम गलत क्वेश्चन का आंसर पोल में दे रहे हो? All the given statements are correct except one. According to periodic abstinence, day 10 to 17 is the fertile period during which fertile period during the menstrual cycle. ये बात तो बिल्कुल सही है कि 10 से 17 fertile period होता है, ये करेक्ट बात है ना. फिर बोला कि lactational amenorrhea is based on absence of ovulation in menstrual cycle during the intense lactating phase following childbirth. ये भी बात बिल्कुल सही है. लैक्टेशनल एमिनोरिया इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ. ये भी सही है, यानी कि इनकरेक्ट होगा. ये मैंने अभी आपको शायद पढ़ाया नहीं है, बट आप ऑड वन आउट करके तो इसे मार्क कर सकते हैं. ये ऑड वन आउट करके मार्क कर सकते हैं. आई हैव नॉट टॉट दिस टॉपिक. इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगी. इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 1 month ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. नहीं, इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगी. इनफर्टाइल वो लोग होते हैं जो ट्राई कर रहे हैं पर वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, तो उनको हम हेल्प करते हैं विद द टेक्निक्स कॉल्ड IVF टेक्निक. लेकिन ये डेफिनेशन नहीं होती. वो डेफिनेशन होती है कि इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years ऑफ बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि वो ट्राई कर रहे 2 साल से, नॉट 1 महीना. ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. तुमने 1 आई थिंक थोड़ा पोल ऊपर नीचे हो सकता है कि हुआ हो. ठीक है, आगे वाले का आंसर मार्क कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो कोई बात नहीं. आपका आंसर सही होना चाहिए, चाहे वो पोल में हो चाहे वो ऐसे हो. अगला करते हैं बेटा क्वेश्चन
नंबर 8। ठीक है, एक बारी इस क्वेश्चन को, अब आई थिंक ये पोल में आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर, इसको पोल में करा देते हैं। टाइम नहीं मिल रहा, अरे बेटा यहाँ पे तो जल्दी करेंगे ना। पोल नहीं चलो बेटा, कोई नहीं, मुझे ना पोल से रिलेटेड जब तुम परेशानी बताते हो ना बेटा, तुम कमेंट्स में आंसर दो। चिल, इट्स ओके, टेक इट इजी, टेक इट लाइट, डोंट स्ट्रेस ओवर इट। चलो एक बच्चा लिख रहा है शादी कर ले मैम, शादी कर ले मैम। तू भी बेटा कुछ काम कर ले, कब तक पापा से 5 रुपए मांग के चिप्स खाएगा? अभी भी कुछ काम कर ले, जिंदगी में बोझ बना पड़ा है घर में, कर ले कुछ काम। मैं तो सब खुद कर रही हूँ यार जिंदगी में, तमीज नहीं है कुछ लोगों में बिल्कुल। प्रोजेस्टेरॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोजेस्टेरॉन जो है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, सही बात है। तो पूछा क्या, करेक्ट स्टेटमेंट, 1 तो करेक्ट है, 1 तो करेक्ट है, इसे ऑड वन आउट कर देते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनहिबिटेड बाय आईयूडीज, ये गलत है, यानी कि 2 गलत है। 2 गलत है तो ऑप्शन 2 ही आंसर बनाना डायरेक्ट, ऑप्शन 2। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ये बात बिल्कुल सही है। डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स आर रीयूजेबल, ये बात भी बिल्कुल सही है। वैसे तो आंसर मिल गया था, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये कौन से रंगीन आंसर दिए हैं तुम लोगों ने? स्पर्मेटोजेनेसिस कब से आईयूडी, बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस को कब से इनहिबिट करने लग गया भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस को कब से बेटा इनहिबिट करने लग गया आईयूडी? ये कब पढ़ा तुमने? स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में चल रहा है। जिन बच्चों ने 2 को सही बताया है उनका लेवल एक बार सोच के देखो कि उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में फीमेल आईयूडी यूज कर रही है भाई, आईयूडी लगाते ही उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट। एनीवे, सो दिस इज द लीडर बोर्ड, मतलब दिस इज वो कमेंट वो व्हाटएवर। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग करो। इस प्रकार के बेटा क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, और ये भी डिफिकल्ट नहीं है, याद होगा तो तुम्हें बेटा आंसर मार्क हो जाएगा। मैं पीवाईक्यूज कराऊंगी तो तुम्हें दिखेगा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इनमें से कौन सा है? वैसे 1 का तो 1 है, ए का तो 1 है, ए का तो 1 है, लिपेज लूप। ओरल पिल इनमें से कौन सा है बेटा? सहेली है, बी का 4, बी का 4। कॉन्डोम निरोध बेटा, सी का हो गया 2, सी का हो गया 2। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी लेव्यूनोर गेस्ट्रल 20, डी का हो गया 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बेटा सेशन बहुत एनर्जी और अच्छी तरीके से अटेंड किया, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, यहाँ मैं ना कई बार ये चीज सोचती हूँ कि टीचर्स बच्चों को कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रही है और बच्चे अलग ही दिशा में जा रहे हैं। जब भी कोई ये वाली बातें करता है ना, ये फालतू की बातें, हालांकि मैं देखो इसलिए चैट्स ऑफ करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू पे अटेंशन टू सच नॉनसेंस कमेंट्स। मतलब एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे टीचर्स के, मतलब कौन शादी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन किससे कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं तुम्हें यहाँ इंडिपेंडेंट बनना सिखा रही हूँ जीवन में। मतलब टीचर तुम्हें सिखा रहा है कि भाई लाइफ में शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइज। आई एम ट्राइंग टू टीच यू दिस दैट यू नीड टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, बिकम इंडिपेंडेंट, डू समथिंग, ट्रैवल बेटा, है ना। ये सारी चीजें मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, तुम उल्टा मुझे पता नहीं क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा भाई। जिंदगी में उल्टा चल रहा है ना। जैसे तो जिंदगी का सबसे बड़ा गोल वही है, अरे जिसको करनी है करे, जिसको नहीं करनी है ना करे, जिसको जब करनी है करे, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, है ना। तुम्हें मैम को ये मैंने ये कई बार तुम्हें बोला है कि यू नो, जैसे आप अपनी लाइफ में भी बेटा अभी एक फेज में हो एंड यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, आई ऑल्सो वांट टू ग्रो इन माई लाइफ गाइज। There are bigger things that I want to do. There are more meaningful things that I want to do. होनी होगी शादी, हो जाएगी, नहीं होनी होगी, नहीं होगी, इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। पूरी पंचायती कमेंट सेक्शन में करते हो गाइज, है ना। तो मेरे को कभी कभार ये लगता है कि हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं और तुम हमें उल्टे ही, मतलब मैम तुम्हें प्रोग्रेसिव एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है,
पर बच्चों की सुई अटकी पड़ी है एक जगह पे, समझ रहे हो। एनीवे थैंक यू सो मच। ये तो मैं कोई गुस्सा नहीं हो रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल। क्या ही कितना गुस्सा कर लेंगे भाई, अब दुनिया में बेटा हर कमेंट से हर उससे बेटा गुस्सा ही होने लग जाएंगे तो मैं तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी गाइस, ठीक है ना। तो इट्स ओके, आई इग्नोर एवरीथिंग समटाइम्स, यू नो वो कमेंट्स दिख जाते हैं, बोल देते हैं इनका अपना चल रहा है, ये गाना सुना दो, ये वाला आज सुनाना। आज मैं तुम्हें झोल गाना सुनाती हूँ गाइस। कैसे, कल मुझे ना अर्जुना के बच्चे कह रहे थे झोल सुना दो, तो मैंने उनको थोड़ा सा वो सुनाया था। हालांकि देखो मुझे नहीं आता है वो गाना उतने अच्छे से, बट मैं कल की क्लास में मैंने ट्राई किया तो मैंने कहा कि अब मेरे यकीन के बच्चे भी बोल रहे थे कि वो सुनाने के लिए, तो उनको सुना देती हूँ। लेकिन उसके लिए बेटा ऑब्वियसली लिरिक्स थोड़े से खोलने पड़ेंगे, तो झोल के लिरिक्स खोले जाएं गाइस। देखो झोल गाने में झोल हो सकता है, ओके तो हो जाएगा तो हो जाएगा। तुम इतने झोल कर रहे हो तब कुछ नहीं हो रहा है बेटा, मेरे झोल में इधर उधर हो जाएगा तो उसकी ना कुछ एक पर्टिकुलर लाइन से जो मैं शायद ट्राई करूंगी, गा सकती हूँ शायद। यस, तो आर यू रेडी? यस एवरीबॉडी। बंगाली में झोल है, बंगाली में, अच्छा बंगाली में झोल का मतलब होता है यू नो द करी। अगर कोई सब्जी बनाते हैं या कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें करी होती है तो उस करी के लिए झोल वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि बंगाली लोग यूजुअली बोलते हैं माछेर झोल। एनीवे अब सुनो, पूरी कहानी बतानी होती है मेरे को भी ना। तेरे ते मैं वारी जावा, तेरे गुण गावा मैं। दोबारा करते हैं। तेरे ते मैं वारी जावा, तेरे गुण गावा मैं। तेरे बिन जी लगदा नहीं है, बस तैनू चावा मैं। हुण रावा मूण ते रोज, तैनू चांदे जांदे, तेरे हुस्न ते मरदे अस्सी रोज, की करिए सजना बोल। हाँ तेरे ही झोल ते नचदे सारे, तेरे प्यार च करिए की हुण बोल, सजना क्या वाकोल। बस इतना ही बेटा मैं गा सकती थी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में। बेटा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को रिवाइज करो, अपना 100% देना है। अपने आप से कभी जिंदगी में शिकायत नहीं होनी चाहिए कि तुम जितना एफर्ट्स डाल सकते थे उतने एफर्ट्स डाले या नहीं। अभी मैंने क्लास में एक चीज बताई थी, पूरे 365 दिन थे तुम्हारे पास। ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट बोलना चाहिए भी, क्योंकि ना ऐसे सिर्फ तो पुचकारना थोड़ी है तुम्हें तो रियलिटी बतानी है ना बेटा। सो यू हैड मेनी डेज फॉर द प्रिपरेशन, बट व्हेन वी ट्राई टू टेल यू एवरीडे बेसिस पे कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो बहुत सारे बच्चे वो वेस्ट करते रहते हैं। एंड देन आई एम टेलिंग यू दे ऑलवेज विल कीप वेटिंग फॉर समथिंग टू कम जिससे वो पढ़ाई शुरू करे। बट उनको ये नहीं समझ में आता कि पढ़ाई तभी शुरू करनी चाहिए जब से आपने किसी चीज को ठाना कि मेरे को ये करना है। दैट इज द फर्स्ट डे जब से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। यू डोंट हैव टू देन वेट फॉर समथिंग जहां से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो और क्या अब क्रैक कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि वो तो बेटा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक भी खत्म नहीं होगा ना कि क्या अब क्रैक कर सकते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड कीप प्रिपेयरिंग बेटा, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।